हेलो, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में जिसमें ईएसआईसी से संबंधित अधिक और नवीनतम जानकारी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मेरा नाम जितेंद्र है और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहां पे मैंने डिस्प्ले कर रखे हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। अगर आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ईएसआईसी से संबंधित जो भी वीडियोज़ मैं पोस्ट करता हूँ उसकी डायरेक्ट लिंक आपके मोबाइल पर आ जाएगी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईएसआईसी के जो हितलाभार्थी है उनके बच्चों के लिए ईएसआईसी के जो भी मेडिकल कॉलेजेस है उनमें एडमिशन के लिए कोटा रखा हुआ है। वो कॉलेजेस कहाँ कहाँ है, हर कॉलेज में कितने सीट्स है, वार्ड ऑफ आईपी किसे कहा जाता है, वो सर्टिफिकेट और कोटा के थ्रू एडमिशन अगर पाना है तो कैसे पाया जाए और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो से। ये जो वार्ड ऑफ आईपी का कोटा है ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ईएसआईसी हितलाभार्थियों के लिए, क्योंकि किसी भी कॉलेज में अगर बाहर से आप कोटा से एडमिशन लोगे तो जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा होती है और ईएसआईसी के हितलाभार्थी जो है उनकी सैलरी 21,000 से कम होती है, तो इनके पास इतना पैसा मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेने के लिए नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ईएसआईसी के हितलाभार्थियों के लिए। शायद ऐसा भी हो कि सस्ता होने के साथ साथ इसमें जो मेरिट की रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो सकती है। ये एडमिशन स्टेट गवर्नमेंट के कुछ कॉलेजेस और ईएसआईसी के कॉलेजेस में मिल सकते हैं। टोटल 411 सीट्स है। इसमें कहाँ कहाँ कौन कौन सी सीटें हैं इसके डिटेल्स हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे हरियाणा में 43 सीट्स, वेस्ट बंगाल में 65 सीट्स, तमिलनाडु में 25 सीट्स, कर्नाटका में बेंगलुरु में 56 और गुलबर्गा में 56, हैदराबाद तेलंगाना में 43, तमिलनाडु में 20 सीट्स है, हिमाचल प्रदेश में 36, केरला में 39 और कर्नाटका में बीडीएस के 28 सीट्स है। तो इस तरह कुल 411 सीट्स ये आईपी कोटा के थ्रू एडमिशन के लिए अवेलेबल है। ऑल इंडिया बेसिस पे इन लोगों को कम्पीट करना पड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ वार्ड ऑफ आईपी ही होंगे। बाकी जो रिजर्वेशन की शर्तें हैं वो भी उन पे लागू होगी। ओपन एससी एसटी ओबीसी जो भी कोटा है वो भी इन पे लागू होंगी। वार्ड ऑफ आईपी किसे कहा जाता है? वार्ड ऑफ आईपी यानी बीमित व्यक्ति का लड़का या लड़की। इसमें कंडीशन ये है कि बच्चे की उम्र 21 साल से कम हो। अब बीमित व्यक्ति किसे कहा जाए इसकी अलग से डेफिनेशन ईएसआई एक्ट में दी हुई है। उसे हम पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे कि ऐसा व्यक्ति जो कर्मचारी था या है और वो कर्मचारी होने के कारण उसके प्रति योगदान देय था या देय है और वो योगदान देने की वजह से वो ईएसआईसी के किसी भी हितलाभ के लिए एलिजिबल है। तो हकदार कौन सी तारीख में होना चाहिए, क्योंकि ईएसआईसी की एलिजिबिलिटी कंडीशन 6 महीने में रिवाइज होती रहती है। ईएसआईसी का जो एडमिशन नोटिस आया है उसमें ये एलिजिबिलिटी कंडीशन एज ऑन 30 सितंबर 2019 ये कट ऑफ डेट रखी हुई है। जो भी बीमित व्यक्ति इस 30 सितंबर 2019 को ईएसआईसी के किसी भी हितलाभ के लिए एलिजिबल था उनके बच्चों को वार्ड ऑफ आईपी कोटा से मेडिकल कोर्सेज को एजुकेशन के लिए एडमिशन मिल सकता है। तो बीमित व्यक्ति होने के लिए जो अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है उसको हम देख लेते हैं कि एक तो जो आईपी बहुत पहले से काम कर रहे हैं वो 30 सितंबर 2018 से भी पहले काम पे थे, उसके बाद 30 सितंबर तक काम करते रहे हैं। तो जो 1 अक्टूबर 2018 से लेके 31 मार्च 2019 का पीरियड है उस 6 महीनों में जिस व्यक्ति ने 78 या उससे ज़्यादा दिन काम किया है वह व्यक्ति 30 सितंबर 2019 को बीमित व्यक्ति था, तो उनके बच्चे इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। अब कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्होंने 1 अक्टूबर 2018 के बाद नौकरी पकड़ी हो, तो ऐसी सिचुएशन में जिस दिन से वो एम्प्लॉयमेंट में आए उस दिन से लेके 31 मार्च 2019 तक जितने दिन हैं उनमें से कम 50% डेज, कम से कम आधे दिन उन्होंने काम किया हुआ होना ज़रूरी है। जैसे कोई कर्मचारी 1 जनवरी 2019 से काम पे आया और 31 मार्च तक कुल दिन हो जाते हैं उसके 78 डेज, तो 78 में से कम 39 डेज उसने काम किया हुआ होना चाहिए, तब भी वो 30 सितंबर 2019 को बीमित व्यक्ति कहलाएगा। दूसरी कंडीशन उसी बीमित व्यक्तियों के लिए लागू है जिन्होंने पहली बार ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर 2018 के बाद किया हो। अगर पहले से ईएसआईसी में रजिस्टर्ड थे तो उसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन अलग हो जाएगी। अब तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि किसी ने 1 अप्रैल 2019 को पहली बार ईएसआईसी में रजिस्टर हुआ। ऐसे व्यक्तियों के लिए
कम से कम 3 महीना काम किया हुआ होना आवश्यक है। उसके बाद ही 30 सितंबर को वो बीमित व्यक्ति कहलाने के पात्र होंगे। अगर उन्होंने 30 जून 2019 से पहले काम छोड़ दिया है तो वो बीमित व्यक्ति के व्याख्या में नहीं आते हैं, तो उनको वार्ड ऑफ आईपी के तहत बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब देखेंगे कि ये अप्लाई कैसे करना है। एलिजिबिलिटी कंडीशन आपको अगर ध्यान में आ गई होंगी तो आगे बढ़ के देखेंगे कि ये एप्लीकेशन कहाँ करनी है, कैसे करें और कौन आपको ये सर्टिफिकेट दिलवा सकता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें इसके फॉर्मेट, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट और ये जो भी वीडियो में जानकारी मैंने लिखी है वो सब जानकारी उस लिंक में अवेलेबल है, वो आप सर्कुलर ज़रूर पढ़िए। आवेदन करने के लिए बीमित व्यक्ति जिस शाखा कार्यालय से कनेक्टेड है उसी शाखा कार्यालय में यह आवेदन देना है। आवेदन ऑनलाइन ही करना है। ऑनलाइन जो भी इंफॉर्मेशन भरेंगे उसका प्रिंट आउट निकाल के उसके साथ डॉक्यूमेंट्स जोड़ के शाखा कार्यालय में जमा करने हैं। एप्लीकेशन भरने के लिए 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक का ही समय दिया गया है। उसके बाद कोई भी वार्ड ऑफ आईपी अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट पाने के लिए एप्लीकेशन के लिए 6 अक्टूबर से लेके 9 अक्टूबर के रात को 12 बजे तक का समय दिया गया है। इसी पीरियड में, ये टेंटेटिव पीरियड है, इसी पीरियड में वार्ड ऑफ आईपी के सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन सबमिट किए जा सकते हैं। सबमिट करने के बाद उसकी प्रिंट आउट निकाल के उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स जोड़ने हैं उसकी लिस्ट हम देखेंगे। डॉक्यूमेंट्स के साथ शाखा कार्यालय में हार्ड कॉपी जमा करनी है। शाखा कार्यालय एक्नॉलेजमेंट देगा। एक्नॉलेजमेंट में एक एक्नॉलेजमेंट नंबर रहेगा जिसके आधार पे कोई भी व्यक्ति एप्लीकेशन की स्टेटस ऑनलाइन ट्रेस कर पाएगा। तो अब देखते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से देने हैं। 2 तरह के डॉक्यूमेंट वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट पाने के लिए आपको जमा करने पड़ेंगे। एक जो कैंडिडेट से संबंधित है वो पहले देखेंगे। तो बच्चे के 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, उसका नीट एडमिट कार्ड, उसका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, उसकी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट का कॉपी, अगर कैटेगरी से है तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट, जो कंपिटेंट अथॉरिटी है उसी ने वो इशू किया हुआ होना चाहिए। नीट के ब्रोशर में ये जानकारी है। उस ब्रोशर में जो अधिकारी कंपिटेंट डिक्लेयर किए गए हैं उन्हीं के पास से ये सर्टिफिकेट लेने हैं। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी जो कंपिटेंट अथॉरिटी है, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, उन्होंने दिए हुए सर्टिफिकेट, ये सब जानकारी कैंडिडेट जो एडमिशन लेना चाहता है उसके बारे में चाहिए। ये डॉक्यूमेंट उन्हीं के चाहिए। दूसरा, जो बीमित व्यक्ति है उससे संबंधित कागजात कौन से लेके जाने हैं आपको? 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, बाद में उनकी सितंबर 2019 महीने की वेज स्लिप, 1 अक्टूबर 2018 से लेके सितंबर 2019 तक का अटेंडेंस सर्टिफिकेट जो नियोक्ता से प्राप्त करना है। अगर नियोक्ता ने ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन भरा हुआ है तो प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन डिटेल्स, साथ में अगर किसी व्यक्ति के पिताजी गुजर चुके हैं और वो डिपेंडेंट बेनिफिट ले रहा है तो डिपेंडेंट बेनिफिट प्राप्त करने का कोई प्रूफ उसके पास हुआ होगा, एक ऑफिस से जो लेटर मिलता है वो। और किसी बच्चे के पिताजी ईएसआईसी से डिसेबिलिटी का पेंशन पा रहे होंगे तो आईपी आइडेंटिटी प्रूफ, ऐसे कागजात साथ में लेके जाने हैं। महिला कैंडिडेट्स अगर है तो उनको 2 एफिडेविट जमा करने हैं। एक तो वो खुद साइन करती है और दूसरे जो बीमित व्यक्ति है वो साइन करते हैं। उसके फॉर्मेट भी लिंक में आपको मिल जाएंगे। तो ये सब कागजात एक एक कॉपी और साथ में ओरिजिनल शाखा कार्यालय में जमा करने हैं आपको। शाखा अधिकारी ओरिजिनल सर्टिफिकेट और जेरॉक्स कॉपीज़ वेरीफाई करेंगे, ओरिजिनल वापस देंगे और जो आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो उसकी रिसिप्ट आपको देंगे। वार्ड ऑफ आईपी के सर्टिफिकेट उसी शाखा कार्यालय से 2 दिनों के बाद वार्ड ऑफ आईपी कलेक्ट कर सकते हैं। 12 नवंबर 2020 ये लास्ट डेट है जब तक वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे। तो 12 नवंबर के पहले ही ये सब सर्टिफिकेट इशू हो जाने हैं। मुझे यकीन है आप सबको ये जानकारी बहुत ही काम आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाइए। जिनको मेडिकल एजुकेशन अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है। मेरा अगला वीडियो सेफ वर्कप्लेस गाइडलाइंस फॉर इंडस्ट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट उसके बारे में है। ईएसआईसी के बारे में अधिक जानकारी पाते रहने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है जितेंद्र। सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।